हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो क्लास 12th के जो भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए कोई देर नहीं करते हैं, बिना देर के हम लोग प्रश्न पर आते हैं, सीधा सीधी प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न है जनांकिकीय संक्रमण के 3 अवस्थाओं का वर्णन करें। देखिए ये जो प्रश्न है ना, देखने में लग रहा है कि काफी टफ है, काफी हार्ड प्रश्न है ना, बहुत भारी प्रश्न होगा। लेकिन वास्तविकता में बता दूं, इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। क्लास 12th में भूगोल विषय में जितने सारे प्रश्न है ना, वो प्रश्न इससे आसान हो ही नहीं सकता। जी दोस्तों, देखने में भले लग रहा है कि यार इतना हार्ड प्रश्न, ये क्या होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं। लेकिन दोस्तों अगर एक बार समझ गए ना, तो फिर दोस्तों इससे आसान प्रश्न आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि वास्तविकता में इससे आसान प्रश्न कोई नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। बशर्ते आपको क्या करना है सर, मेरा साथ देना है। मेरा साथ क्या दोगे, बस आप वीडियो पर लगातार लगे रहिए, एकदम आराम से देखते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर दोस्तों लग रहा है कि वीडियो लंबा है तो आप सेटिंग में जा करके ना क्या बोलते हैं, स्पीड को बढ़ा दो ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, आपको समझ में तब पर भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए देखो जी, जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का वर्णन करें। जनांकिकीय संक्रमण, इसको आप कोई बीमारी मत समझ लेना, ये कोई बीमारी नहीं। संक्रमण लगा हुआ इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझ लेगो भैया कि ये कोई बीमारी है, ये कोई बीमारी आ गई है, किसी बीमारी की बात कर रहा है ना। कोरोना वोरोना वायरस जैसा कोई बीमारी तो नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। जनांकिकीय संक्रमण जो एक सिद्धांत है, क्या है वो, एक सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये सिद्धांत वास्तविकता में कहता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कोई देरी नहीं करते हैं, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ना ये जान लेना जरूरी होता है, किसी भी सिद्धांत के बारे में जब आप पढ़ते हो ना, तो उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मतलब उस सिद्धांत को देने वाले कौन है, ये जान लेना बड़ी जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से हम लोग का शुरुआत होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो ये जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, इसको सबसे पहले दोस्तों 1929 में प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा दोस्तों, तो याद रखेंगे, W.M. थॉम्पसन, W.M. थॉम्पसन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, W.M. थॉम्पसन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना जी, बिल्कुल ध्यान से आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसको सर्वप्रथम पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों याद रखेंगे W.M. थॉम्पसन। किसने, W.M. थॉम्पसन, थोप देंगे ज्यादा नहीं पढ़ा तो, थॉम्पसन, थॉम्पसन, W.M. थॉम्पसन, W.M. थॉम्पसन। तो दोस्तों इसी विचारधारा को, इसी सिद्धांत को 1945 में एक और भूगोलवेता द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। एक और विद्वान थे जिनका नाम है W. नोएस्टिन। नोएस्टिन, क्या नाम है दोस्तों, W. नोएस्टिन, फ्रैंक W. नोएस्टिन। तो दोस्तों ये सिद्धांत जो है, इसको सर्वप्रथम पहली बार 1929 ईस्वी में W.M. थॉम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और 1945 ईस्वी में W. नोएस्टिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो चलिए ये सिद्धांत क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है ना, एक बात याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है, कि जनसंख्या घट रही है, कि जनसंख्या नियंत्रित है,
ना बढ़ रही है ना घट रही है। इसी बात को हम लोग इस सिद्धांत में समझने का प्रयास करेंगे। मतलब ना अगर ओवरऑल ये देखा जाए तो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ना सर, वो जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। आपको बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए ये सिद्धांत कहता क्या है। इस सिद्धांत के बारे में ये कहा, सिद्धांत ये कहता है दोस्तों, कोई भी समाज है ना, समाज में कहा, समाज में लोग रहते, तो कोई भी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके जब नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था में प्रवेश करता है तो वहां का उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर घटकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पहुंच जाता है। नहीं समझे? अभी समझाता हूं ना जी, बहुत टेंशन लेते हो आप। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा, बस सब्र करो भाई, सब कुछ समझा दूंगा। देखिए अभी मैं समझाता हूं। कोई समाज है, ठीक है, और वो समाज कैसा है पता है? देहाती इलाका, गांव। आप भी गांव से बिलोंग करते हो क्या? हाँ भाई, हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो कोई भी एक समाज है जो गांव है, ठीक है, देहाती इलाका है, गांव है, और उस गांव में ना लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, अशिक्षित लोग रहते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे लोग उस गांव में नहीं रहते हैं। और दोस्तों जब पढ़े लिखे गांव वो उस गांव में नहीं रहते हैं तो एक बात और याद रख लेंगे कि उस गांव में ज़्यादातर लोग किसान है। देखिए गांव में लोग की आजीविका, प्रमुख आजीविका का आधार खेती ही होता है। खेती बाड़ी में लोग काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक छोटा सा गांव है या कोई भी गांव है, एक देहात है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वहाँ के लोगों का मुख्य जीविका का मुख्य आधार क्या है? खेती है, लोग किसान हैं। तो दोस्तों जब ऐसी अवस्था होती है तो देखिए गांव में क्या होता है ना, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वहां पे बच्चों का जन्म ज्यादा होता है। एक बात याद रखना, अशिक्षा ही वह मुख्य कारण है जो जन्म दर को बढ़ाता है। जन्म दर मतलब जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से बात की जा रही है, ठीक है। तो जहां दोस्तों गांव में जब देखिए शहरों की बात करते हैं ना, तो शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहां पे हम दो हमारे दो का नियम अपनाया जाता है। लेकिन गांव में ना दोस्तों जब शिक्षा का अभाव होता है, लोग जागरूक नहीं होते हैं, ठीक है, अशिक्षित रहते हैं ना, तो उन इलाकों में क्या होता है, उन इलाकों में जन्म दर, बच्चे बहुत ज्यादा जन्माए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों जब शिक्षा का अभाव होता है तो जन्म दर बहुत अधिक होता है। मतलब जन्म दर दोस्तों बहुत ही उच्च होता है, जन्म दर हाई लेवल तक होता है। लेकिन गांव में क्या होता है ना, चिकित्सा सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है, अस्पताल अच्छा नहीं होता है ना, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, मेडिकल की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। यहाँ तक कि ना गांव में गंदगी उंदगी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों क्या होता है पता है? कोई महामारी फैल जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों कि जब गरीबी होता है ना, उनके पास पैसा नहीं होता है ना, तो महिलाएं जो अपना मासिक धर्म के दौरान वो पेड का यूज नहीं कर पाती है, ठीक है। तो दोस्तों उसकी वजह से भी उनके अंदर बीमारी फैल जाती है। और एक बात और दोस्तों, प्रसव के दौरान भी कई सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी और गंदगी उंदगी के कारण जब कोई बीमारी फैलती, कोई महामारी फैलती है, तो भी वहां पर मृत्यु दर ज्यादा हो जाता है, लोग ज्यादा तरीके से मर जाते हैं, ठीक है। मतलब हम गांव में क्या देख रहे हैं, गांव में हम लोग दो चीज नजर आ रहा है। पहला ये कि जब अशिक्षा है, लोग जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहां पे मृत्यु दर क्या है दोस्तों? ऊंच है, मृत्यु दर ज्यादा है। लेकिन वहीं पर दोस्तों क्या ये भी देखा जा रहा है कि गरीबी के कारण, है ना, महामारी के कारण और चिकित्सा सुविधा मतलब अस्पताल मेडिकल जैसी सुविधाएं ना होने के कारण लोग मर भी ज्यादा रहे हैं। तो हम ये देखिए कि गांव में क्या देखने को मिल रहा है, जन्म दर भी बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, दोनों ज्यादा है, जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यह अवस्था अब उन्नति कर जाए, क्या हो, अब धीरे धीरे उस गांव में क्या हो जाए, उस गांव में उद्योग खुलने लगे,
जहाँ पे पहले खेती हुआ करता था वहाँ अब उद्योग की स्थापना हो जाए, लोग को रोजगार मिलने लगे, पैसा मिलने लगे, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं में सुधार हो जाए, लोग पढ़ लिख ले, जागरूक हो जाए। तो बताइए इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों जब पढ़ लिख जाते ना लोग, तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, उनके अंदर विवेक आता है। जी दोस्तों, उनके अंदर ना एक विवेक आता है, वो सोचते हैं और समझते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। देखो जी, जो पढ़ा लिखा ना वही सबसे अच्छा होता है, वही पढ़ा लिखा जाना जाता है ना, जो इस बात को समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप इस बात का निर्णय करने लगते हैं ना कि क्या गलत और क्या सही है, तो फिर ना आप बेहतर से बेहतर बनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर भी वही आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लोगों में शिक्षा का अभाव था, जागरूकता का अभाव था, तो दोस्तों जन्म दर ऊंच बना रहा, ज्यादा बच्चा पैदा करते रहे। ठीक है, लेकिन समय बदला, लोग पढ़ लिख गए, वह गांव अब नगर में बदल गया दोस्तों, वहां के रोजी रोटी के जो साधन था सब कुछ बदल जाता है। और जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो समाज अब उन्नति कर गया, वहां के लोग अब जनसंख्या वृद्धि पर विचार करने लगते हैं कि क्या ज्यादा बच्चे पैदा करना उचित है जी। और जब ऐसी भावना उनके मन में आने लगती है तो फिर क्या होता है दोस्तों, वो ज्यादा बच्चे नहीं बल्कि कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। और कम बच्चे पैदा करने लगते हैं, इसका मतलब जन्म दर ऊंच होगा कि निम्न होगा। तो दोस्तों जन्म दर बिल्कुल निम्न होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या था, से कोई बीमारी फैला, और कोई बीमारी फैलने के बाद चिकित्सा सुविधा ना होने के कारण लोग मर जाया करते थे। ठीक है, महिलाएं की प्रसव के दौरान मौत हो जाती थी अस्पताल की सुविधा ना होने के कारण। लेकिन वो सभी व्यवस्था यहाँ पे सुधर जाता है, अब अस्पताल भी खुल गया, पैसा हो गया ना जी, और नगरों में अक्सर अस्पताल ही होता है। ठीक है, अस्पताल की सुविधा होती ही होती है, अच्छे अच्छे मेडिकल खुल गए। ठीक है, गंदगी अब नहीं होने लगी, तो दोस्तों वहाँ पे कोई बीमारी नहीं फैलेगी। और जब बीमारी नहीं फैलेगी मतलब मृत्यु दर भी क्या हो जाएगा, घटकर कम हो जाएगा। तो यही व्यवस्था, ठीक है, यही सिद्धांत बताता है कौन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो बताइए आपको समझ में आ रहा है, मतलब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये कहता है ना सर कि जब कोई भी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षा से उन्नति कर जाता है और उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तो समाज का उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर घट करके क्या हो जाता है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाता है। लेकिन ये जो अवस्था है, जो ये प्रक्रिया हो रही दोस्तों, ये कोई एक भाग में नहीं हो पाता, एक अवस्था में नहीं, बल्कि ये 2 से 3 अवस्था लगते हैं, तब जाकर के ये प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जनांकीय संक्रमण के कितनी अवस्था हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना तो इसकी 3 अवस्था हैं। कितने दोस्तों, 3। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के मुख्य रूप से कितनी अवस्था है, 3 अवस्था। और तीनों अवस्था को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग तीनों अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले देखिए, ये प्रथम अवस्था है, फेज 1। ठीक है दोस्तों, फेज 1 ये प्रथम अवस्था है, फेज 2 ये द्वितीय अवस्था है, और फेज 3 ये तीसरा अवस्था है। यहां पर दोस्तों देखिए, है ना, पहले बात को समझ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। ये जो है डॉटेड लाइन, ठीक है, जन्म दर को दिखा रहा है, और ब्लैक वाला से जो मैंने बनाया है वो मृत्यु दर को दिखा रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। यहां पर क्या है, जब ऐसे मैं बनाया हूं तो ये बता ये रहा है कि ना तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है और ना ही जनसंख्या घट रही है, मतलब जनसंख्या बिल्कुल समान है। बात को समझिएगा। फिर आगे क्या हुआ, ये इसका मुंह यहाँ पे खुल गया, ये चौड़ा हो गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट कर गया, जनसंख्या बहुत ही हैवी तरीका से बढ़ा।
और दोस्तों फिर आकर के वही प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है, मतलब फिर ना तो जनसंख्या बढ़ रही है ना ही जनसंख्या घट रही है। नहीं समझे? समझाता हूं ना सर, मैं काहे के आया हूं समझाने के लिए ना। देखिए अब आपको पूरी अच्छी तरीके से इस बात को हम समझाते हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है ना, लोग देखिए ये मतलब पुराने समय की बात की जा रही। देखिए हम लोग टाइम किस टाइम से इसका जो ये सिद्धांत कब दिया गया था दोस्तों, 1929 में, मतलब बहुत पुराना समय में सिद्धांत दिया गया था। तो उस समय दोस्तों गांव में क्या होता था ना, अशिक्षा अशिक्षा ज्यादा होता था, मतलब लोग ज्यादा अनपढ़ हुआ करते थे। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम होती थी गांव में, ज्यादा तो ज्यादा पढ़े अनपढ़ लोग ही रहते थे सर गांव में। तो दोस्तों उस समय क्या होता था ना, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, जब पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे तो हमारे गांव में दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, HBR मने हाई बर्थ रेट, मतलब दोस्तों जो जन्म दर है जन्म दर भी ऊंच बना रहता है। मतलब अशिक्षा, देखिए हम पहले भी बताए और फिर से बता रहे, देखो मुसलमानों में क्या है ना, उनका जो भी धार्मिक रीजन रहा हो वो गांव में, अक्सर गांव में हम देखते हैं, शहरों में ऐसी बात अब नहीं रही। गांव में क्या देखते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण क्या है पता है, अशिक्षा। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं लोग, और जो नहीं पढ़ते ना वही ज्यादा बच्चे पैदा करते, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। गरीबी और अशिक्षा एक ऐसी चीज है ना दोस्तों जो जन्म दर को बढ़ा देता है ना। पहले क्या है माना जाता था पता है, पहले ऐसा समझा जाता था ना कि एक घर में जितना ज्यादा बच्चा रहेगा, मतलब लड़के रहेंगे, कमाने वाले रहेंगे, भाई क्या होगा, उस वहां पे ज्यादा पैसा आएगा। अगर 9 गो लड़का है तो 9 को कमाने के लिए भेज देंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, और इसी सोच के कारण दोस्तों क्या होता था, एक घर में, एक समाज में बच्चों का जन्म ज्यादा होता था। तो ये गरीबी और अशिक्षा एक ऐसी चीज है ना दोस्तों जो जन्म दर को बढ़ा देती है ना। वो मन लोगों के मन को सोचने सोचने पर मजबूर नहीं करती है, बस बच्चे पैदा करो तो पैदा करो। तो दोस्तों क्या रहा, जो प्रथम अवस्था में ये देखा जाता है कि जन्म दर था वो बहुत ऊंच था, बहुत हाई बना रहा। लेकिन लेकिन दोस्तों अभी मैंने बताया कि गांव में, देहातों में, है ना दोस्तों, क्या होता है, गरीबी होती है, महामारी होती है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, जिस कारण मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा बना रहता है। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, एक गांव में क्या होता है ना, 100 बच्चे जन्म लेते हैं। कितना बच्चा दोस्तों, 100 बच्चे, 100 बच्चों का जन्म होता है, लेकिन इसी बीच, ठीक है, 100 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन 100 महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग मर भी जाते हैं। ठीक है, 100 बच्चे जन्म लिए और 100 उधर महिलाएं, पुरुष या बुजुर्ग, बूढ़ा कोई था वो मर गया। तो बताइए जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, ना तो जनसंख्या बढ़ेगा ना घटेगा, जैसा वैसा ही बना रहेगा। तो भैया हम भी वही समझाने का ना आपको प्रयास कर रहे हैं जी। प्रथम अवस्था में क्या था कि अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण जन्म दर बहुत ऊंच बना रहा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण, लोगों महामारी फैलने के कारण, बीमारी फैलने के कारण क्या था, जो मृत्यु दर है, मरने वाले लोगों की संख्या है, वो भी ऊंच बना रहा। तो बताइए जनसंख्या वृद्धि कैसा होगा, ना तो जनसंख्या, मतलब यहां पे आप कह सकते हैं कि जनसंख्या ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल समान रहेगा। तो आप पहली अवस्था में क्या लिखोगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आप पहला अवस्था में लिखोगे, क्या लिखोगे, यह अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था है। ठीक है, अशिक्षा और गरीबी के कारण लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जिस कारण यह उच्च जन्म दर बना रहता है, और महामारी के कारण, बीमारी के कारण, और दोस्तों
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं अच्छी तरीके से उपलब्ध ना होने के कारण मृत्यु दर भी अधिक बना रहता है। और जब जन्म दर भी ऊंच है, मृत्यु दर भी ऊंच है, तो बताइए जनसंख्या वृद्धि कैसा होगा दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि एकदम सामान्य होगा। ठीक है, मतलब जितना जन्म ले रहे हैं उतना मर भी जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब दूसरा अवस्था पर आते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। दूसरा अवस्था, यहां पे इसका मुंह खुल गया भाई, मुंह चौड़ा हो गया, मतलब यहां पे क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट कर गया। इस अवस्था को आप बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना? सच सच बताना सर, समझ में आ रही है बात जी? चलिए दोस्तों, तो ये दूसरा अवस्था यहां पर क्या होता है, मैंने क्या लिखा है, हाई बर्थ रेट, लेकिन यहां पे लो डेथ रेट। दोस्तों क्या होता है ना, लोग, जो गांव था वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाती है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, अस्पताल खुलने लगते हैं, मेडिकल खुलने लगते हैं, लोग धीरे धीरे बीमारियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, गंदगी उंदगी करना दूर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब चिकित्सा सुविधा खुल गया, स्वास्थ्य संबंधी सेवा खुल गया, तो मृत्यु दर कम हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है, उदाहरण को यहां लिख मत दीजिएगा, बस उदाहरण को समझिए। उदाहरण में ये दे रहा हूं दोस्तों कि क्या हुआ ना, कि कोरोना शुरू बार फैला था, और जब शुरू बार उस समय फैला दोस्तों, तो हमारे पास उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कोरोना से लड़ने की, तो लोग ज्यादा मरे। अब क्या होता है, अभी कोरोना फैल जाए तो बताइएगा, अगर अभी कोरोना फैलेगा तो हम उससे लड़ पाएंगे या नहीं? लड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था अब कर दी गई है। अगर अब कोई बीमारी, कोरोना जैसी कोई बीमारी फैलती है, तो अस्पतालों में उतनी व्यवस्था कर दी गई है कि हम उस महामारी से लड़ सके, लोगों को बचा सके। तो दोस्तों यहां पर भी वही बात हुई, शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो था वो उतनी अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं था, चिकित्सा सुविधा अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब क्या होता है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, मेडिकल खुल जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, अस्पताल खुल जाता है ना, मतलब स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं अब सुधारने लगती है। मतलब जो पहले जहां पर ज्यादा लोग मरते थे, अब मरने वाले लोगों की संख्या अब यहां पे क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। अब लोग मरने कम लगते हैं। मतलब अब बताइए, मृत्यु दर घट गया कि बढ़ गया? तो आप बोलोगे मृत्यु दर घट गया, क्योंकि अब लोग मरने कम लगे हैं। अब दोस्तों अब मरने कम लगे, लेकिन जो जन्म दर था ना, जो बच्चे पैदा करने का जो काम किया जा रहा था दोस्तों, वो वैसा ही बना रहा, वैसा ही चलता रहा। मतलब जन्म दर तो ऊंच था, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। जिस कारण दोस्तों क्या, जनसंख्या विस्फोट कर जाती है। मतलब विस्फोट मतलब जनसंख्या में ब्लास्ट नहीं कर गया, मतलब जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ने से लगती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या होता है ना, कि मान लेते हैं 100 बच्चे का जन्म होता है एक समाज में, गांव में, और वहां पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। इस कारण से क्या हुआ कि जो लोग बीमार पड़ रहे थे वो ठीक हो जा रहे थे, और दोस्तों वहां पे मृत्यु दर घट जाता है। मतलब उतना ही समय में क्या देखा गया कि केवल और केवल 2 से 3 लोग मरे। अब बताइएगा, मरने वालों की संख्या घट गई, लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या और उतना के उतना ही बना हुआ है। तो बताइए, जनसंख्या तेज गति से नहीं बढ़ेगा जी, जन्म ले रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बिल्कुल कम हो गई। तो ये व्यवस्था, ये जो अवस्था रही, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था रही। तो दोस्तों आप लिखोगे क्या दूसरा अवस्था में, कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार आ जाने के कारण क्या होता है, कि जन्म दर जो था, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार आने के कारण मृत्यु दर घट जाता है, मरने वालों की संख्या घट जाती है, लेकिन जन्म दर जो था वो वैसा के वैसा ही बना रहता है। मतलब जन्म दर ऊंच बना रहता है, जिस कारण यहां पर जनसंख्या बहुत तेज गति से फैलती है। समझ में आ गया? आइए दोस्तों तीसरी अवस्था पर, अब तीसरी अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं जो यहां पर हम देखे थे। अब धीरे धीरे जो दोस्तों क्या होता है ना, कि
लोगों के गांव में, समाज में, शहर में, जहां पर भी है ना, वहां पर चिकित्सा सुविधा तो पहले से उपलब्ध हो गई थी, अस्पताल सुविधा उपलब्ध हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे लोग शिक्षित होने लगते हैं। और देखिए हमने आपको बताया ना, जो शिक्षित हो जाता है ना दोस्तों, वो इस बात पर विचार करता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो ये निर्णय आपको महान बनाएगा दोस्तों, इसलिए ना कुछ करने से पहले आप ये जरूर सोच लीजिएगा कि सही और गलत क्या है, और यही सोच आपको महान बनाएगी सर। चलिए तो तीसरी अवस्था में हम लोग देखते हैं, लोग पढ़ने लगते हैं, जागरूक हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, और शिक्षित समाज, शिक्षित लोग विचार करता है कि क्या सही और क्या गलत है। और दोस्तों जब ये शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो ये इस बात को ध्यान में रखते हैं कि क्या बच्चे पैदा करना उचित है जी। ज्यादा बच्चा पैदा कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा, है ना। तो लोग समझे कि देखिए अभी महंगाई का जमाना है ना, और अगर दो बच्चे पैदा करते हैं तो उनको पढ़ाने लिखाने में इतनी समस्या आती है, अगर 5-6 बच्चे पैदा कर देंगे तो उनको पढ़ाने लिखाने में कितनी समस्या आएगी। मतलब दोस्त हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अब सचेत हो जाते जनसंख्या वृद्धि के प्रति, जनसंख्या जो बढ़ रहा था उसके प्रति सचेत हो जाते, सोचने लगते कि नहीं, ज्यादा बच्चे पैदा करना भी कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। और दोस्तों इस वजह से क्या होता है, यहां पर जो जन्म दर था वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। लो बर्थ रेट, मतलब जन्म दर जो था, जो कभी बढ़ रहा था, वह जन्म दर दोस्तों अब घट जाता है। अब दोस्तों जन्म दर भी घट गया, और हमने बताया आपको कि कोई बीमारी फैल रही है तो उसके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो चुकी है ना दोस्तों, अस्पताल बढ़िया बन चुका है, तो मृत्यु दर भी क्या हो जाता है, घट जाता है। लो बर्थ रेट मतलब जन्म दर भी घट गया और मृत्यु दर भी घट गया। अब बताइएगा जनसंख्या वृद्धि कैसा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप बोलोगे सर फिर से वही बात हो गया, ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 100 बच्चे का जन्म होता है एक समाज में, एक समय अंतराल में, और उसी समय अंतराल में दोस्तों क्या होता है कि जैसे हाँ ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम कम की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं एक समय अंतराल में, ठीक है दोस्तों, 30 बच्चे का जन्म हो रहा है, और उसी समय अंतराल में दोस्तों क्या हो जा रहा है, 30 बच्चे की मौत भी हो जा रही है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगा भी नहीं और ना ही घटेगा, जनसंख्या बिल्कुल सामान्य बनी रहेगी। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब जन्म दर घट गया और मृत्यु दर भी घट गया, तो जनसंख्या क्या हो गई, जनसंख्या हो जाती दोस्तों नियंत्रित हो जाती, नियमित हो जाती, ना तो फिर जनसंख्या बढ़ती है और ना ही घटती है। तो दोस्तों ये 3 अवस्था हम आपको समझाने का प्रयास किए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, है ना। अब देखो जो तीसरी अवस्था है, आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कि जन जागरूकता और शिक्षा में विकास हो जाने के कारण लोग जनसंख्या वृद्धि के प्रति सचेत हो जाते हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा करने नहीं लगते हैं, जिस कारण जन्म दर घट जाता है, और चिकित्सा सुविधाएं, अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हो जाने के कारण मृत्यु दर जो था वो घट जाता है। इस कारण मतलब जन्म दर भी घट गया और मृत्यु दर भी घट गया, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कैसी हो जाती है दोस्तों, नियमित हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर दोस्तों ये बात समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल करे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।